ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कांग्रेस में खिताब करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और ये शुक्रिया इस कॉन्टेक्स्ट में था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने एक बहुत ही ज़्यादा तारीखी ऑपरेशन सरअंजाम दिया है। और इस शुक्रिया के बाद जहां जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की जो एक खोई हुई अहमियत थी वेस्ट में, वो भी उभर कर उजागर हुई है। इसके साथ साथ एक ये भी डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका ने जो पाकिस्तान से पैसे लिए हुए हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स के, क्या वो अटैक हेलीकॉप्टर्स अब फाइनली पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो फ्यूचर में पाकिस्तान और US की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है F-16 के मामले में, उसके अलावा दूसरा जो इक्विपमेंट है उसके मामले में, वो कहाँ पर स्टैंड करेगी। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को अगर हम बाज़ाब्ता डिस्कस करें तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने एक रिसेंटली ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसमें दाइश यानी ISKP का एक बहुत बड़ा कमांडर शरीफुल्लाह, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। शरीफुल्लाह कोई आम शख्स नहीं है दोस्तों, और ना ही ये कोई छोटा मोटा कमांडर है। ये वो शख्स है जिसने 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट के एवे गेट पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट सुपरवाइज किया था। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 183 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इन 183 लोगों में से 13 अमेरिकन सोल्जर थे। उसके अलावा जितने भी लोग शहीद हुए थे वो या अफगान सिविलियंस थे या अफगान नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे। ये एक बहुत बड़ा अटैक था, और ISKP का यही कमांडर ना सिर्फ इस काबुल एयरपोर्ट अटैक में मुलव्वस था, बल्कि उसके साथ साथ जब यहाँ अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद भी अफगान तालिबान पर कई अटैक्स हुए, सुसाइड ब्लास्ट हुए, उसमें इसी कमांडर का ही हाथ शामिल रहा। तो मैं ISKP या दाइश के बारे में बता दूं तो ये बुनियादी तौर पर जैसे ISIS इराक और सीरिया में थी, तो जो इसकी एशियन ब्रांच है, खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, वो ISKP अपने आप को कहलवाती है। इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मौजूद है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, और ये इन्हीं कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी मानी जाती है। एज वेल एज ईरान भी इन्हीं कंट्रीज़ में शामिल आता है, और इसके साथ साथ ईरान में भी इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मौजूद है। ISKP इस रीजन में मौजूद हर ताकत को अपना मुखालिफ बताती है, जिसमें अफगान तालिबान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, चाइना, US, हर कोई। ISKP हर किसी को अपना दुश्मन समझती है। तो ISKP का ये कमांडर, जो कि बहुत ज्यादा मतलूब था, इसके पीछे अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी थी, पाकिस्तान, US और बाकी कंट्रीज भी। तो फाइनली पाकिस्तान ने इसे पाक अफगान सरहद के करीब से गिरफ्तार किया है, और इसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग बुनियादी तौर पर CIA और ISI के दरमियान थी। सो इस वजह से ये एक कामयाब ऑपरेशन था, और एक बहुत बड़ा तारीखी ऑपरेशन था, जहां पाकिस्तान ने उन निहत्ते अफगान शहरियों को जिन्हें 2021 में शहीद कर दिया गया, उसका ये इंतकाम लिया। और इस पूरी कार्रवाई को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अपने इत्तेहादियों के ही गले पड़ा हुआ है, यानी कि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ क्या किया, जो कि इतना बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का। उस पर डिटेल वीडियो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि जियोपॉलिटिक्स में मुफादात किस तरह रंग बदलते हैं। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपने जो इत्तेहादी हैं नेटो कंट्रीज़, कनाडा, उन पर भी इजाफी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और वो भी जवाबी कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। सो ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी इत्तेहादी को नहीं बख्श रहे, उस दौरान अगर वो पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान को भी मुहतात रहना होगा अमेरिका के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना से भी बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान के ताल्लुकात US के साथ भी हैं, और अच्छे पाकिस्तान रखना चाहता है। बिकॉज आप इंडिया को भी देखें तो वो रशिया और अमेरिका के दरमियान एक बैलेंस लेकर चलते हैं, दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। पाकिस्तान को भी सेम वैसा ही रोल अपनाना है जैसे पाकिस्तान ने 1970s में अपनाया। जब US प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना का दौरा किया तो पाकिस्तान ने उस वक्त चाइना और US के दरमियान एज अ फैसिलिटेटर काम किया था। पाकिस्तान को वैसे ही डिप्लोमेसी की इस वक्त जरूरत है। अब जब ये तमाम वाकयात हुए हैं तो उसके बाद ये एक डिस्कशन शुरू हो गई है, तो क्या पाकिस्तान को AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। बुनियादी तौर पर ये अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान ने 2015 में खरीदने की बात शुरू की, जब पाकिस्तान का ये इरादा था कि वो ऐसे 15 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा।
इसकी टोटल कॉस्ट $952 मिलियन के अराउंड थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पैसे पाकिस्तान पे कर चुका था। और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर भी हो गए और इन हेलीकॉप्टर्स पर पाकिस्तान आर्मी एविएशन की मार्किंग भी लग गई, लेकिन ये अटैक हेलीकॉप्टर कभी भी पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं किए गए। उसके पीछे अमेरिका के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पाकिस्तान खित्ते में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा और इस तरह के बहुत से दूसरे मामला। और कुछ अमेरिका के ओब्वियसली जो एक मूड रहता है अमेरिका का कि दूसरे मुल्कों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के बाद साइड लाइन करते ना। सो पाकिस्तान के वो पैसे भी ज़ाया हुए और पाकिस्तान को जो अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे और आज तक पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है वो नहीं दिए गए, जो कि पाकिस्तान का हक था। इस वक्त पाकिस्तान के पास 50 के करीब AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि AH-1Z का ही एक ओल्डर वेरिएंट है। अब मौजूदा कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स अटैक रोल में अच्छे हैं, बट पाकिस्तान के पास हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान रॉकेट्स वगैरह ही इन हेलीकॉप्टर्स पर लगाकर यूज कर सकता है। इसके साथ साथ जो ये कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इन पर कोई भी ऑन बोर्ड एवियोनिक्स नहीं है। ऑन बोर्ड एवियोनिक्स से मुराद मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, रेडार वार्निंग रिसीवर, जो कि आज के दौर की बुनियादी जरूरत है अगर आपको सेल्फ प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन AH-1Z वाइपर में ये तमाम चीजें मिल रही थी। उसके साथ साथ 20 mm की M97 3 बैरल्ड रोटरी कैनन, उसके साथ साथ हेलफायर मिसाइल्स, और इवन ये जो AH-1Z वाइपर है ये AM9 साइडवाइंडर एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने के भी काबिल है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ दुश्मन के ड्रोन्स को भी निशाना बनाने के काबिल है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस अटैक हेलीकॉप्टर का है वो AN/AQ-30 टारगेट साइट सिस्टम है, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की तरह काम करता है। उसके साथ साथ टॉप ऑल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम्स आपको प्रॉपर यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि जिसे हम सेंसर स्वीट कहते हैं। यहाँ ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस है कि पाकिस्तान के लिए इसकी राह हमवार हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इसके पैसे पहले ही पे कर चुका है। सो पाकिस्तान को ये मिलने चाहिए। पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और इसके बारे में वेस्ट में जो नैरेटिव इससे पहले फैलाया जाता था कि पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ किया ही नहीं है, वो एक सरासर ऐसा नैरेटिव था जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ ही हुआ, बल्कि पाकिस्तान के सामने वेस्ट की मुनाफकत भी खुलकर सामने आई कि किस तरह अपने मफादात के लिए यूज करने के बाद पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया। अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक अच्छी चीज है कि फाइनली पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं और पाकिस्तान ने जो सफर किया है इस पूरे मैस में, वो उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी F-16 की अपग्रेडेशन को लेकर भी बात अब दोबारा से खुल चुकी है। रिसेंटली जब से अमेरिका ने $397 मिलियन के फंड्स रिलीज किए पाकिस्तानी F-16 के लिए, तभी से इंडियन साइड पर इस चीज को अमेरिका के धोखे के तौर पर लिया जा रहा था और इसे इस तरह गर्दाना जा रहा था कि अमेरिका ने इंडिया को धोखा देते हुए पाकिस्तानी F-16 के फंड्स को रिलीज किया है और ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जबकि इंडिया एक तरफ ये भी क्लेम कर रहा है कि यूएस ने उन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि F-35 भी ऑफर किए हैं। अब इस 397 मिलियन के फंड्स के रिलीज किए जाने के बाद यूएस का पाकिस्तान के इस क्रिटिकल रोल को एक्नॉलेज करना ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ दोस्तों एक अहम चीज है कि F-16 की ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेशन शायद पाकिस्तान को तब मिल सकती है अगर अमेरिका इंडिया को F-35 प्रोवाइड करे, तो उस पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड मिल सकती है। लेकिन नए F-16 ब्लॉक 70 का पाकिस्तान में आना ये बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट शायद ना होने के बराबर है। F-16 ब्लॉक 70 APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार के साथ साथ लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स और नेक्स्ट जनरेशन वेपनरी के साथ इक्विप्ड है, जो कि इसे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन्स में एक बनाती है। इसके साथ साथ जो ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जैसा कि J-10C है, JF-17 है, F-16 है, ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आने के बाद भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है और इन्हें हर छोटे मोटे ऑपरेशंस में एज अ वर्क हॉर्स यूज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अमेरिका भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी फ्लीट होने के बावजूद F-15 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स को यूज करता है। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की F-16 को अपग्रेड मिलती है तो ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा अहम होगा, ताकि पाकिस्तान पुराने F-7 को रिटायर कर सके, उसके साथ साथ मिराजेस भी रिटायर किए जा सके एंड पाकिस्तान की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा कम ना हो। तो F-16 का अपग्रेड हो जाना उस पूरी फ्लीट को सस्टेन करके रखेगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।